नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 20 प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने यह तो सुना होगा कि भारत कभी सोने की चिड़िया रहा है। आपने कभी सोचा है कि इसे सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? प्राचीन भारत में उद्योग एवं व्यापार अपने चरमोच्च क्रम पर थे। अपने देश में निर्मित वस्तुओं की किस्म अच्छी होने के कारण उसकी विदेशों में बहुत मांग रहती थी। इससे यहाँ का बहुत सा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था। निर्यात के बदले मुद्रा के रूप में सोना व चांदी लिया जाता था। भारत में ही अच्छे माल की उपलब्धता के कारण अपने देश को अन्य देशों से माल आयात नहीं करना पड़ता था। इससे विदेशों से प्राप्त सोने चांदी भारत में ही रहता था। दुनिया भर का सोना भारत में एकत्र होने लगा। धीरे धीरे यहाँ पर सोने के भंडार बढ़ने लगे। भारत अन्य देशों के मुकाबले संपन्न होने लगा। यही कारण था कि उस समय के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में भारत के उद्योग धंधे व व्यापार विकसित थे, किन किन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे और अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारी उन्नत अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मुगल शासक के अंत में एवं ब्रिटिश शासन की शुरुआत के समय भारत की अर्थव्यवस्था यूरोप की अर्थव्यवस्था से कई मायनों में अच्छी थी। आइए हम इस संबंध में अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि की स्थिति यहाँ पे कैसी थी। प्राचीन भारत में कृषि एवं संबंधित कार्यों का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ के गांव समृद्ध थे। माना जाता है कि खेती करने की तकनीक दुनिया ने भारत से सीखी। भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ की थी। अंग्रेज जब भारत आए तो यहाँ के कृषि विकसित को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंग्लैंड में सामान्य रूप से प्रचलित धारणा, जिसे भारत में अक्सर व्यक्त किया जाता है कि भारतीय कृषि पुराने ढंग की व पिछड़ी है, पूरी तरह गलत है। भारतीय किसान औसत अंग्रेज़ किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में तो उससे भी श्रेष्ठ है। डॉक्टर वायलेकर, इनका ये कथन है जो 1889 ईस्वी में कहा था। जितने अच्छे ढंग से यहाँ का किसान खेती को खरपतवार से साफ रखता है, मिट्टी, फसल की बुआई और कटाई के बारे में जानकारी रखता था, वह अन्यंत्र देशों में देखने को नहीं मिलती थी। यही कारण है कि यहाँ की कृषि अन्य देशों की तुलना में बहुत उन्नत अवस्था में थी। जनता के लिए धन धान्य व उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ की कृषि से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। चीनी, नमक, चाय, अफीम, कपास, मसाले, नील, रेशम आदि का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था एवं विदेशों में इनकी मांग भी रहती थी। यहाँ कपास व के गन्ने की खेती भी पर्याप्त मात्रा में की जाती थी। आगे देखते हैं उद्योग। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, फिर भी उस समय इस देश के उद्योगों का विकास हो चुका था। अब तो लगभग सभी लोग मानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ के उद्योगों के विकास का स्तर यूरोप में हुए औद्योगिक विकास के स्तर से ऊंचा था। उस समय भारत के दो तरह के उद्योग प्रचलित थे, जिसमें नंबर 1 है गांवों में स्थापित कुटीर उद्योग और शहरों में स्थापित बड़े उद्योग। जो गांवों में स्थापित थे वो तो लघु उद्योग थे या कुटीर उद्योग थे, और जो शहरों में थे वो बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। ग्रामीण उद्योग बहुत छोटे पैमाने पर कार्य करते थे तथा वे स्थानीय मांग को पूरा करते थे। नगरों में स्थापित उद्योग विस्तृत बाजारों की मांग को पूरा करते थे। पानी के जहाज बनाने की कला में भारत यूरोप से आगे था। ईसा की 19वीं सदी से प्रारंभ तक जहाज बनाने का उद्योग इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में अधिक विकसित था। यहाँ के जहाज न केवल गुणवत्ता की दृष्टि से बल्कि माल ढोने की क्षमता की दृष्टि से भी उन्नत अवस्था में थे। तो किस प्रकार से भारत की जो उद्योगों का स्तर था वो अन्य देश थे जैसे यूरोप है उससे भी
अधिक अच्छा था। तो भारत की औद्योगिक आयोग की जो रिपोर्ट है 1916 की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट 1916। जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के उद्गम पश्चिम यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला हेतु विख्यात था। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के उद्गम पश्चिम यूरोप में असभ्य जातियां निवास करती थी, उसी समय भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला हेतु विख्यात था। तो उस समय हम बहुत ही कला में निपुण थे। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 ईस्वी के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश था। कब की बात की जा रही है? तो 1750 ईस्वी के आसपास, जब बंगाल पे अंग्रेज़ों की विजय हुई, लगभग 1750 के आसपास का ये समय था। उस समय दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में भारत सबसे अग्रणी देश था। भारतीय कपड़े अपनी गुणवत्ता व बारीक कारीगरी के लिए दुनिया में मशहूर थे। तो कपड़ों की जो विशेषता थी, एक तो उनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी थी और एक कारीगरी बहुत ही बारीकी से उन पर की जाती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा व सुमात्रा आदि तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। तो कहाँ कहाँ इनकी ज़्यादा मांग थी? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा पश्चिम व मध्य एशिया में इनकी ज़्यादा मांग थी। ये उस समय का नक्शा दिखाया गया है। कपास और रेशम के महीन कपड़े, विशेषकर ढाका की मलमल की साड़ी दुनिया में मांग रखती थी। तो मलमल की साड़ी जो कहाँ की प्रसिद्ध थी उस समय? ढाका की। ढाका उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बंगाल के सूती कपड़े यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में बाहर भेजे जाते थे। बंगाल सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। तो उस समय बंगाल था जो सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। बंगाल के बाहर लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मथुरा सूती उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। पीतल, तांबे और कांसे की वस्तुओं का उत्पादन सर्वत्र किया जाता था। सोने व चांदी के आभूषण, रत्न व्यवसाय, संगमरमर, हाथीदांत और शीशे पर कलापूर्ण कार्य आदि अन्य महत्वपूर्ण उद्योग थे। ये कौन कौन से उद्योग थे जिनके बारे में बताया गया है? पीतल, तांबे और कांसे की वस्तुओं का उत्पादन, सोने व चांदी के आभूषण, रत्न का व्यापार, संगमरमर, हाथीदांत और शीशे पर कलापूर्ण कार्य, ये कुछ महत्वपूर्ण उद्योग थे। लोहा उद्योग 19वीं शताब्दी में काफ़ी विकसित हुआ। तो लोहा उद्योग कब विकसित हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। विल्सन ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है। ये विल्सन नाम का जो व्यक्ति था, उसने कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से ही लोहे गलाने की कला का ज्ञान था। दिल्ली जो मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोहा स्तंभ लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। लोह स्तंभ जो कहाँ है? दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में। उसकी कितनी वर्ष आयु बताई जा रही है? कितने वर्ष पहले उसे बना दिया गया था? तो 1500 वर्ष पूर्व। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगता है। इसवाल उदयपुर में मौर्यकालीन लोहे पर गलन भट्टियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इसवाल कहाँ पे है? उदयपुर में। इसमें मौर्यकालीन लोहे पर गलन भट्टियाँ जिनमें लोहे को गलाया जाता था वो प्राप्त हुई है। इसवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे है? उदयपुर में। और यहाँ पे लोहे गलाने की भट्टियाँ जो मौर्यकालीन समय की थी प्राप्त हुई है। आगे हम देखते हैं व्यापार कि व्यापार में भारतीय अन्य देशों से किस प्रकार से आगे था। अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले
हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत समृद्ध था। भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी करता था। तो ईसा 2000 पूर्व वर्ष से भी भारत व्यापार कर रहा था। मिस्र में मम्मीज़ को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था। जो मिस्र में जो मम्मीज़ है उनको लपेटने के लिए भारतीय मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में मिस्र भारत से कपड़े का आयात करता था। तो प्राचीन काल में मिस्र है जो कपड़े का आयात करता था वो भारत से करता था। यूनान में ढाका की मलमल गंगेतिका नाम से बिकती थी। तो यूनान में जो ढाका की मलमल है उसे गंगेतिका नाम से बेचा जाता था। इसी तरह रोम में भी भारत में बनी चीज़ों का भारी खपत थी। मध्य पूर्व के देशों में रेशमी कपड़े, जरी के काम, कीमती पत्थरों और धातुओं की बनी वस्तुओं की मांग सदैव रहती थी। चूँकि ये देश उस समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े थे, इसलिए भारत उनसे आयात नहीं करता था। भारतीय व्यापारियों का निर्यात के बदले अक्सर सोना और चांदी मिलता था। तो वहाँ की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही निचले स्तर की थी, इसलिए भारत के जो व्यापारी थे उनसे वस्तुएं ना लेके सीधा सोना या चांदी लेते थे, जिसका अर्थ है कि सोने का देश के भीतर की ओर प्रवाह रहता था। देश की समृद्धि का यही मुख्य कारण बना। पहली सदी में प्लिनी नामक लेखक ने शिकायत की थी कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर खींचता चला जा रहा है। तो पहली सदी में एक लेखक हुआ था प्लिनी, उसने ये शिकायत की थी कि भारतीय सामग्रियाँ रोम में आ रही है और जो रोमन साम्राज्य से सोना है वो बाहर की ओर चला जा रहा है। अब देखते हैं प्राचीन काल में जो व्यापार थे वो दो तरह के थे, किस किस प्रकार से आगे इनको विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। व्यापार की दृष्टि से हम कई कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे है देसी व्यापार और नंबर 2 पे है विदेशी व्यापार। देसी व्यापार में व्यापार का कारोबार देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है तथा विदेशी व्यापार में यह कारोबार एक देश से दूसरे देश के बीच किया जाता है। देसी व्यापार को घरेलू व्यापार भी कहते हैं। तो देसी व्यापार वो होता है जो देश का देश के अंदर ही समान हो, एक राज्य से दूसरे राज्य या उसी राज्य का उसी राज्य में। और विदेशी का मतलब है एक देश से दूसरे देश, अपने अंतर्राज्यीय सीमा से बाहर जाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो व्यापार किया जाता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब हम देसी व विदेशी व्यापार तथा उसके व्यापारिक मार्गों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार से व्यापारी मार्ग थे उसके बारे में आगे देखेंगे। प्राचीन भारत में देसी व्यापार के व्यापारिक पथ कौन कौन से रास्ते थे, कहाँ कैसे से ये जो व्यापार था किसके माध्यम से किया जाता था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे है उत्तरापथ और नंबर 2 पे है दक्षिणापथ। जो दो प्रमुख जो मार्ग थे उनमें से एक है उत्तरापथ और दूसरा है दक्षिणापथ। उत्तरा का मतलब उत्तर दिशा की ओर, दक्षिणा का मतलब दक्षिण दिशा। इसका उल्लेख महाभारत एवं बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी मिलता है। ये जो मार्ग थे उत्तरापथ और दक्षिणापथ, इनका अध्ययन हम महाभारत एवं बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी देख सकते हैं। उत्तरापथ भारत के उत्तरी भागों को जोड़ता है तथा दक्षिणापथ भारत के दक्षिण के हिस्सों को जोड़ता है। ये दिशा के अनुसार ही हो गया कि उत्तर दिशा को जो जोड़ता है उसे उत्तरापथ और दक्षिण दिशा को जो जोड़ता है उसे दक्षिणापथ कहते हैं। उत्तरापथ ताम्रलिप्ति बंगाल का पश्चिम क्षेत्र से शुरू होता है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? ताम्रलिप्ति। तथा पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती से होता हुआ वर्तमान उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से गुजरता था। ये इनके बारे में अपने पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि के बारे में अपने पिछली जो वीडियो थी उनमें देख लिया था
कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित थी। जो एक मैप था उसका पूरा हमने अध्ययन कर लिया था। तो आप उन वीडियो में जाके भी इनको देख सकते हैं कि वो मार्ग किस प्रकार से था। यहाँ से पंजाब दिल्ली होते हुए हिमालय की तलहटी से गुजरता था। आगे यह कश्मीर घाटी को छूते हुए पंजाब में तक्षशिला होते हुए पुष्कलावती वर्तमान पेशावर पाकिस्तान को पार करते हुए अफ़गानिस्तान को जाता था। अफ़गानिस्तान से यह रास्ता काबुल को पार करता हुआ एशिया में बलख तक पहुंचा देता था। पंजाब से एक रास्ता सिंध को भी जाता था। तो ये इसका मार्ग था उत्तरापथ का कि ये कहाँ कहाँ से होकर जाता था। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण भाग को दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। जो विंध्य पर्वतमाला थी उसका जो दक्षिण भाग था उसको दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। इस तरह दक्षिणापथ एक रास्ते का नाम भी था और एक भूभाग का नाम भी था। तो दक्षिणापथ या तो कह सकते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भी दक्षिणापथ कहते हैं, और वहाँ से जो व्यापारिक मार्ग निकलता था उसे भी दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। दक्षिणापथ दो दिशाओं में जाता था। एक दिशा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसे शहर पैठण से बिहार के मुख्य शहरों की तरफ जाता था, और दूसरी दिशा में पैठण से पश्चिम समुद्री तट की तरफ से गुजरात होता हुआ मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महेश्वर व उज्जैन को पार करता हुआ आगे वहाँ गोनादा या गोंडों का प्रदेश से निकलकर बिलसा, कोशम, साकेत जो अयोध्या था वो श्रावस्ती, सेतान्या, कपिलवस्तु, पावापुरी, भोगनागारा, वैशाली और राजगृह होते हुए जाता था। दक्षिणापथ अनेक पहाड़ी श्रृंखलाओं से होकर गुजरता था। इन पहाड़ों पर रहने के लिए व्यापारियों ने अनेक गुफाएं बना ली थी। व्यापार सड़क और नदी के रास्ते होता था। नावों के भी काफिले चलते थे। चंपा और मिथिली से व्यापारी नावों में सामान लादकर तम्रलिप्ति बंगाल ले जाते थे। आगे देखते हैं प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार। हम पढ़ चुके हैं कि औद्योगिक दृष्टि से भारत 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत ही अधिक उन्नत अवस्था में था। यहाँ के शिल्पकार न केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते बल्कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ की वस्तुओं का निर्यात करते थे। मलमल, छींट, जरी के वस्त्र, लोहे व इस्पात की वस्तुएं, तंबाकू, नील, शॉल, रेशम व रेशमी वस्त्र एवं गर्म मसालों का भारत में काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। इसके बदले विदेशी व्यापारी हमें जवाहरात, सोना तथा चांदी देते थे। इस बात के पर्याप्त सबूत है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार दुनिया के अनेक देशों से था, जिसमें मुख्य है बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम आदि। तो इसमें प्रमुख रूप से जो हम देख सकते हैं कि जिनके साथ अपना व्यापार था वो कौन है? बेबीलोन, मिस्र, जावा, सुमात्रा, रोम आदि। मध्य भारत के जंगलों से जहाज बनाने के लिए लकड़ी निर्यात की जाती थी। खेतड़ी, राजस्थान की खाद्यान्नों से तांबा भेजा जाता था। तो तांबा कहाँ से भेजा जाता था? खेतड़ी से। मेवाड़ से जस्ता भेजा जाता था। हीरे जवाहरात, रेशम के कपड़े व अन्य जवाहरात रोम भेजे जाते थे। काली मिर्च की यूरोप में बहुत मांग थी। फारस की खाड़ी के दक्षिण तट पर स्थित नगर तांबा, चंदन तथा सांगवान खरीदते थे। तो कहाँ के जो लोग थे वो तांबा, चंदन व सांगवान खरीदते थे। फारस की खाड़ी के दक्षिण तट पर स्थित नगर। आगे हम देखेंगे कि प्राचीन विदेशी व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। इथोपिया, अफ्रीका से हाथीदांत व सोना भारत आता था। तो अफ्रीका से एक तो हाथीदांत आते थे और दूसरा सोना भारत में आता था।
बाहर से हमारे देशों में आयात होने वाली सूची में घोड़े प्रमुख थे। आने वाली वस्तुओं में जो प्रमुख थे वो घोड़े प्रमुख थे। उसके साथ साथ क्या अफ्रीका के जो हाथी के दांत थे वो भी आते थे। तीसरी ईस्वी सदी जब रोम का साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो भारत की व्यापारिक पूर्वी एशिया से ज़्यादा व्यापार करने लगे। तो जो तीसरी सदी ईस्वी सदी में जब रोम का साम्राज्य कमज़ोर होने लग गया था तो भारत के जो व्यापारी थे वो पूर्वी एशिया से ज़्यादा व्यापार करने लगे। सुवर्णद्वीप, कंबोज आदि स्थानों पर भारतीय बस्तियां बसने लगी। चीनी लेखकों ने हिंद, चीन व हिंदेशिया में भारतीय व्यापारियों की बस्ती का उल्लेख किया है। पूर्व में कलिंग देश के व्यापारी भी पूर्व एशिया में जाते थे। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी व सूती उत्पादकों का ही दबदबा था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तान के पार ले जाते थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल की हुगली के मध्य से दक्षिण पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः भूमार्ग से तथा हिंद महासागर, अरब महासागर के रास्ते समुद्री मार्ग से अरब देशों तक होता था। विदेशी व्यापारियों द्वारा समुद्री रास्ते की खोज के बाद तो अनेक पाश्चात्य जगत की कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने लगी, जिसमें मुख्यतः फ्रांस, डच व ब्रिटिश कंपनी थी। जो विदेशी व्यापारियों द्वारा जो समुद्री रास्ते की खोज हुई उसके बाद बहुत से जो व्यापारिक कंपनियां थी वो अपने यहाँ से व्यापार करने लगी थी। उनमें से एक है फ्रांसिस, डच, ब्रिटिश कंपनी। ये कुछ मुख्य कंपनी थी। ये देख लेते हैं आयात निर्यात किसे कहते हैं। विदेशी बाजार से माल खरीदने को माल का आयात करना कहते हैं तथा विदेशी बाजारों में अपने माल, देश के माल को बेचना निर्यात कहलाता है। यहाँ ये कुछ मार्ग दिखाए गए हैं जो शायद आपको स्क्रीन पे थोड़े से धुंधले दिखेंगे। इनको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं शब्दावली। लोहा प्रगलन भट्टियाँ, लोहे गलाने की भट्टियाँ। काफिला मतलब समूह है। सुवर्णद्वीप जो वर्तमान सुमात्रा द्वीप है उसे ही सुवर्णद्वीप कहते हैं। इस प्रकार से हमने आज कक्षा 6 का ये चैप्टर नंबर 20 प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर लिया है। अब मात्र एक चैप्टर बचा है 6th क्लास का, वो हम कल पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान शुरू करेंगे। उसमें भी लगभग 20 चैप्टर हैं। तो इस प्रकार से हम लगभग 2 महीने के अंदर 6th, 7th और 8th तीनों क्लास के चैप्टर पूरे कर लेंगे और उसके बाद हम साइंस की क्लास शुरू करेंगे। इसके बारे में अभी हो सकता है कि एक सुबह और एक शाम, सुबह सामाजिक विज्ञान की और शाम को विज्ञान की क्लास हम YouTube चैनल पे डालना शुरू कर दें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम जिस बुक से आपको करवा रहे हैं वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उससे ही करवा रहे हैं और प्राचीन बुक है। ये लगभग 16-17 का एडिशन है। उस हिसाब से इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 6th क्लास की बुक है उसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं दिया हुआ है जितना मैटर हमें पुराने एडिशन में मिलता है। अब तो NCERT लगती है
उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें लगती थी उसमें पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है वही दी हुई है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें। 20-25 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास होती है। पूरे दिन में आप 20-25 मिनट निकाल के इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो इम्पोर्टेंट बात है उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।